सभी को वॉइस क्लियर है और स्क्रीन शो कर रहा है। चलिए ठीक है, आइए। अब एक एक करके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों को और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इससे पहले के सेशन में हम लोगों ने थोड़ा सा सिर्फ एक ब्रीफिंग ली थी कि हम लोग क्या क्या संभावनाएं बाज़ार में देख सकते हैं। उन पॉसिबिलिटीज़ को आप लोगों ने सोचा होगा, प्राइस एक्शन को लाइव मार्केट में चलते हुए कल के सेशन में, आज के सेशन में देखा होगा। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि प्राइस वर्क कैसे करता है। लगभग थोड़ी सी समझ आ गई होगी कि सिर्फ एक कोई स्टैटिक फॉर्मूला नहीं है, पूरा मार्केट ही डायनेमिक है कि वो बदलाव करता रहेगा और उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। प्राइस तेज़ चल सकता है, तेज़ दौड़ सकता है, धीरे चल सकता है, कंसोलिडेशन रुक सकता है, कुछ भी कर सकता है। हमको क्या है, हमको उस स्किल को डेवलप करना है कि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि प्राइस क्या करने वाला है, अबाउट टू डू। पहले से ये आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए, उसी के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो कैसे होगा? वो इसी तरह होता है कि अगर आप ये समझ पाएँ कि इससे पहले जब बाज़ार में मोमेंटम हुए हैं, बहाव रुका है, तो प्राइस कैसा दिखता था। तो उसी अजम्पशन पे हम लोग अज्यूम करते हैं कि अब दोबारा से अगर वही वैसा ही कुछ फॉर्मेशन हो तो फिर बाज़ार वही करेगा जो पहले किया है। लगभग संभावना है। लगभग इसलिए है कि अगर वैसा नहीं हुआ तो उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई एग्जिट प्लान होना चाहिए। एंट्री से महत्वपूर्ण होता है एग्जिट, इस बात को ध्यान रखिएगा। जितने ट्रेडर इनिशियल पीरियड में हैं, एक बात समझ लीजिए, एंट्री से बहुत महत्वपूर्ण है एग्जिट। एंट्री से बहुत महत्वपूर्ण एग्जिट है। कब? क्योंकि एग्जिट का प्लान अगर आपके पास पहले नहीं है तो आप एग्जिट कर नहीं पाएंगे। एग्जिट का प्लान तभी होगा जब आपने एंट्री सोच समझ कर की हो। अगर आपने पहले से सोचा नहीं, जैसे मैक्सिमम ट्रेडर का जो इस मार्केट में लॉस कर रहे हैं, उनके माइंडसेट में एक चीज़ बहुत कॉमन आप देखेंगे, क्या कि वो जो भी ट्रेड बाई या सेल कर रहे हैं, वो उनसे पूछिए कि इसके लिए आपने सोचा क्या है, अगर गलत हुआ तो क्या करेंगे। वो 1-2 मिनट सोच में पड़ जाएंगे कि ट्रेड में एंटर तो कर लिए, तो सोचा ही नहीं। कि उनका पूरा माइंडसेट यही है, हर ट्रेड में एंट्री करने से पहले वो यही सोचते हैं कि ये तो प्रॉफिट ही बुक करने के लिए खरीद रहा हूँ। लॉस बुक करने के लिए कोई खरीदता है क्या? और स्मार्ट वही है, व्यापार वही कर रहा है जिसको ये पता है कि अगर माल बेकार गया तो कैसे निकालना है। जिसके पास ये आर्ट नहीं है, जिसने अपने टारगेट की पहले सोची और एग्जिट की नहीं सोची, वो लॉस करेगा। जो टारगेट की बिल्कुल भी ना सोचे और सिर्फ लॉस की सोचे, वो प्रॉफिट करेगा। ये एक हिडन ट्रूथ है, बिल्कुल कड़वी सच्चाई और बिल्कुल छुपी हुई है। क्यों कह रहा हूँ? अभी तक मैक्सिमम ट्रेडर जितने भी आप लोगों ने लॉस किए हों, नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से एनालाइज कर लीजिए, पूरा वर्क कर लीजिए और देख लीजिए। आपने ट्रेड लिया और आपके माइंड में सिर्फ प्रॉफिट था, और प्रॉफिट जब माइंड में होता है तो ट्रेड मिडिल ऑफ द टारगेट कटती है, कभी टारगेट पे ट्रेड नहीं करता है। क्यों? आपने पहले ही सोच लिया मुझे प्रॉफिट बुक करना है, फिर आप लॉस या कॉस्ट पे तो उस ट्रेड को देखने को तैयार नहीं, और इसका मतलब है कि आपके पास कोई ट्रेड प्लान था ही नहीं। और ट्रेड प्लान नहीं है तो हो सकता है कि एक ट्रेड आपको पैसा दे दे, 2 ट्रेड पैसा दे दे, किस्मत अच्छी है तो 5 या 6 दे दें। एक ट्रेड आएगा पूरा एक साथ लेकर जाएगा। क्यों? आपके पास एग्जिट का तो प्लान है ही नहीं, सिर्फ टारगेट का प्लान है। जब जब थोड़ा बहुत पैसा मिला आपने बुक कर लिया। और ये जब आपके पास एग्जिट नहीं है तो आपको पता ही नहीं है कि आप मोटा मोटी रिस्क ले कितना रहे हैं। अगर आपने 100 पे कोई स्टॉक को बाई किया, आपको यही नहीं पता कि मैं इसको 97 पे बेचूंगा अगर गलत गया तो आपको कैसे पता लगेगा कि मैं इसमें रिस्क, अगर मेरा 3 रुपये का रिस्क है तो मैं सोच लूंगा हाँ भाई 3 रुपये गंवाने बैठा हूँ, कुछ नहीं 5 रुपया कमा के जाऊंगा। अब आपको पता ही नहीं है कि आपका रिस्क कितना है, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया। और जब आपको रिस्क नहीं पता है तो 100 की ट्रेड को आप 101 में बेच के भी खुश होंगे।
और जब आपको अपना रिस्क पता होगा तो आप 100 की ट्रेड को 101 और 102 में कट नहीं करेंगे। उससे बेहतर आप समझेंगे या तो मैं कॉस्ट पे काट के निकल जाऊंगा या फिर एसएल ले लूंगा सर। मनीष जी, इंडेक्स पर एसएल रखते हैं, अमाउंट का कैलकुलेशन जिस स्ट्राइक प्राइस को आप बाई या सेल कर रहे हैं उस स्ट्राइक प्राइस को चार्ट पे जाके देखिए। अगर किसी स्ट्राइक प्राइस का देखिए, इस तरह प्राइस चला, इंडेक्स यहाँ से मूव किया, ये निकल गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ कहीं बाइंग मिला है, यहाँ पे अब ये स्विंग हाई जा रहा है तो मेरा ये बाइंग है। हालांकि बड़ा करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि कम से कम आप लोग समझ पाएँ। अब मैं यहाँ बाइंग कर रहा हूँ, स्पॉट प्राइस पे मेरा एसएल ये है, ठीक है, स्पॉट प्राइस पे ये स्टॉप लॉस है। अब पहली चीज़ तो ये, मैं फ्यूचर का चार्ट देखूँ और फ्यूचर ही लॉन्ग कर लूँ, कोई दिक्कत ही नहीं। हम लोग हैं ऑप्शन ट्रेडर, तो हम लोग क्या देखेंगे, स्पॉट प्राइस पे स्विंग लो ये लगा है। अब ये मान लेते हैं बाज़ार चल रहा है 45,000, तो मैंने 45,000 का सी खरीदा है, ठीक है, मैंने 45,000 का कॉल ऑप्शन खरीदा है। तो मैं देखूंगा जाके उस स्ट्राइक प्राइस में भी सेम फॉर्मेशन हुआ होगा इसी तरह। तो मैं देखूंगा कि उस स्ट्राइक प्राइस का स्विंग लो क्या लगा है। अगर स्ट्राइक प्राइस का भाव 200 चल रहा था और इसका स्विंग लो लगा है 170, तो मेरा एसएल -5, 165 होना चाहिए। क्यों? 5 रुपया मैं प्रीमियम डिके का दे के चलूँगा। अगर मैं ट्रेड को 1-1.5-2 घंटे होल्ड करने वाला हूँ तो ये मान के चलिए एज अ बायर 4 से 5 पॉइंट्स का रिस्क एक्स्ट्रा लेना ही चाहिए। अगर कंसोलिडेशन हो गया तो प्रीमियम डिके जाने वाला है, आप समझ रहे हैं। 4 to 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, इसी तरह हम लोग डिसाइड करते हैं। तो सीधी सी बात है कि ट्रेड प्लान की अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछता है तो आप उससे कह सकते हैं कि जिस ट्रेड का मुझे एग्जिट नहीं पता है, इसका मतलब है कि मेरे पास कोई ट्रेड प्लान नहीं है। अगर मुझे किसी ट्रेड का एग्जिट पता है तो समझ लीजिए कि मेरे पास कोई ट्रेड प्लान है। सीधी सी बात समझ रहे हैं। तो एंट्री और एग्जिट ये एक ट्रेड में सबसे महत्वपूर्ण है। टारगेट तो बाजार देकर जाता है, इस चीज़ को नोट कर लीजिए, कहीं गांठ बांध के रख लीजिए कि टारगेट क्या है। टारगेट मार्केट देगा, टारगेट मैं नहीं दूंगा। देखिए, एक एंट्री से पहले मान लेता हूँ ये एक कैंडल ये बना है, ध्यान से देख लीजिए, एक कैंडल ये बना है, एक कैंडल ये बना है, एक कैंडल ये इस तरह से 5-6 कैंडल्स बन गए। अब एक कैंडल अचानक से ये बना है, अब मुझे लग रहा है कि ये सभी कैंडल के हाई ब्रेक कर रहा है, मैं लॉन्ग कर दूं, ये मेरा एसएल है। जितना चार्ट दिख रहा है उसमें मेरे जो हाथ में है ना, वो क्या है कि प्राइस ने ब्रेकआउट किया तो यहाँ खरीद लूँ, तो एंट्री मेरे हाथ में है जो दिख रही है। जिस प्राइस पे मैं खरीद सकता हूँ वो मेरे हाथ की बात है, वो मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि निर्णय ले सकता हूँ खरीदना है या नहीं, डिसीजन मेरा है। इसके बाद जो चार्ट पे दिख रहा है वो प्रीवियस में मैं अपना एग्जिट प्लान कर रहा हूँ कि यहाँ से चल के गया, यहाँ आया तो निकल जाऊँगा, ये मैं एग्जिट मेरे हाथ में है। बाकी टारगेट तो अभी ब्लैंक चार्ट है, खुली हुई हवा है सर आपके सामने, एक आसमान है, आप अजम्पशन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो आपके हाथ में नहीं है। इसीलिए कह रहा हूँ टारगेट तो मार्केट देगा, आप नहीं ले पाएंगे। आपका प्रेडिक्शन सही होगा या नहीं, एक मात्र प्रोबेबिलिटी है, संभावना है बस, तो उसके पीछे नहीं जाना है। उस प्रोबेबिलिटी से पहले एज अ बिजनेसमैन व्यापारी की तरह सोचिए और ये सोचिए कि अगर मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ तो कम से कम घाटे और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे में बेच पाऊँ। जब ये माइंडसेट होगा ना तो कभी भी आप कैलकुलेशन अपने प्रॉफिट एंड लॉस का 5 या 10 सौदे में नहीं करेंगे। आपके सौदे की संख्या बड़ी होनी चाहिए, मतलब नंबर ऑफ ट्रेड्स बिगर। फिर आप कहीं कैलकुलेटिव होंगे कि अब मेरा पीएनएल क्या है, अब मैं प्रॉफिट में हूँ या नहीं, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रेड सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब नंबर ऑफ ट्रेड सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग क्या है कि एक एक ट्रेड से इंपैक्ट हो रहे हैं। इंपैक्ट एक एक ट्रेड से क्यों हो रहे हैं जानते हैं? क्योंकि आपके पास रिस्क अभी तक है ही नहीं। जब रिस्क नहीं है तो आप एक ही ट्रेड में अपने रिस्क मैनेजमेंट को ना करके एक ट्रेड में और अपनी जितनी आपकी रिस्क कैपेबिलिटी है उससे 10 गुना ज़्यादा एक ट्रेड में आप रिस्क ले लेते हैं। तो फिर उससे बहुत डर आ जाता है, इस बाज़ार में अगला ट्रेड एग्जीक्यूट करने में फियर आता है, फिर बहुत डर हो जाता है, हाथ कांपते हैं सर एग्जीक्यूशन में जब आप ऐसा काम करते हैं। तो कभी अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण है कि
व्यापारी की तरह सोचिए। व्यापारी का माइंडसेट सिर्फ एक बात कहता है कि खरीदी गई चीज़ को जितना हो सके कम से कम घाटे और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे में बेचा जाए। कम से कम घाटे में सौदा तभी किया जा सकता है जब आप पहले से तैयार हों वो घाटा उठाने के लिए, मतलब लॉस लेने के लिए रेडी होना होगा। और वो कम से कम लॉस तभी होगा जब आपने पहले प्लान कर लिया हो, नहीं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉसेस कट करके जाते हैं इस मार्केट में। और बड़े प्रॉफिट तभी होंगे जब आप अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेड को चलने का मौका देंगे। बात समझ आ गई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यही ट्रेड प्लान है। ट्रेड प्लान का सीधा सा अर्थ है कि आप हर एक ट्रेड पे पूरा फोकस करें और एंट्री और एग्जिट को बहुत प्रॉपर तरीके से प्लान करें। आपको ध्यान होना चाहिए कि हर स्विंग लो प्रीवियस बायर का खरीदारी का आखिरी भाव है, हर स्विंग हाई सेलर की बिकवाली का आखिरी भाव, और वही स्विंग लो हाई आपके लिए सबसे बेहतर स्टॉप लॉसेस होते हैं किसी भी ट्रेड में एंट्री करेंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ कैंडल्स को देखते हैं। पहले एक कैंडल मैं आपको बताऊंगा और मैं कोई नाम नहीं दूंगा, ठीक है, और फिर आपको सिर्फ OHLC लिख कर दूंगा, ओपन हाई लो क्लोज। फिर आपको एक अंदाज़ा लगाना है, आपके माइंड में वो पिक्चर बन जानी चाहिए कैंडल की। ठीक है, इससे क्या होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी और थोड़े से हम लोग अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, और उस कॉन्सेप्ट से जोड़ के अभी के मार्केट को हम लोग देखेंगे। ज़्यादा समय दे नहीं पाऊँगा, 15-20 मिनट और जितना हो सकेगा। ठीक है, ये आधे घंटे 35-40 मिनट की क्लास इनफ है बेसिक आपके लिए। चलिए मैं कह रहा हूँ एक कैंडल का फॉर्मेशन मैं कर, बताइए कैंडल पॉजिटिव है या नेगेटिव? सिर्फ कैंडल को बताना है और कुछ नहीं। मैं कोई प्राइस नहीं लिख कर बैठा हूँ, सिर्फ कैंडल को देखकर बताइए कि आपको पता है कि किसी कैंडल के बॉडी साइज का लोएस्ट पॉइंट क्या है, ओपन प्राइस, हाईएस्ट पॉइंट क्या है, क्लोजिंग प्राइस, अपर विक क्या है उस पर्टिकुलर कैंडल का हाई, लोअर विक का लो क्या है उस पर्टिकुलर कैंडल का लो। अगर इस कैंडल को 1 घंटे का 1 आवर का माना जाए, इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में जितना उतार चढ़ा हुआ वो दिख रहा है। बताइए कैंडल पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव। 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 सभी को क्लियर हो गया? चलिए बिल्कुल हाँ सही। सर। हाँ पॉजिटिव कैंडल है। कैसे पता लगा? ओपन प्राइस अगर एग्जांपल ले लूँ कि ये 100 है तो प्राइस गिर के कहाँ तक आया होगा, मान लेते हैं कि 95 तक गिर कर आया। ठीक है, अब 95 से फिर ये चल के गया है, इसने क्लोज कहाँ किया है, हाई क्या लगाया है, हाई लगाया है मान लेते हैं 105 का ही हाई लगा दिया और क्लोज कर दिया 104 पर। तो देखिए सबसे ज़रूरी बात, महत्वपूर्ण बात क्या है, बायर और सेलर का रेफरेंस। जैसे हम लोग एक इनिशियल पीरियड में जो फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था, किसी भी कैंडल के एजम्पशन में उस चीज़ को सबसे पहले लेके आना है। ठीक है, कि बीच में हम लोग तो कहीं नहीं हैं, जो भी हैं इंस्टीट्यूशंस हैं, और इंस्टीट्यूशंस का ट्रेड प्लान हमारे माइंड में रहना चाहिए कि इंस्टीट्यूशन बायर और सेलर ने क्या किया होगा। जो भी कैंडल है, अगर ये कैंडल 10:15 पे ओपन हुआ तो बायर ने आके पहले खरीदारी नहीं की, पहले सेलर ने आके बेचा, 100 पे भाव खुला, भाव 95 तक आया, 95 तक आया तो बायर खरीदना चाहता तो 100 पे खरीद सकता था, लेकिन पहले सेलर ने बेचा। क्यों, ये क्यों कह रहा हूँ बायर खरीद सकता था, कि जब कैंडल का फॉर्मेशन हो गया है उसके बाद कह पा रहा हूँ, पहले नहीं क्लियर था। जब ये यहाँ से 100 से 95 आया तब तो सेलर ही एग्रेसिव दिख रहा था, लेकिन ये तो तब क्लियर हुआ जब ये पूरी कैंडल मैं देख पा रहा हूँ, 1 घंटे का फॉर्मेशन देख पा रहा हूँ, तो मैं देख पा रहा हूँ कि पहले बायर ने बेचा क्यों। तभी बेच पाया होगा जब सेलर ने तभी बेच पाया होगा जब बायर ने खरीदा नहीं होगा। सीधी सीधी सी बात है। और फिर मैं देख पा रहा हूँ कि बायर ने उसके बाद 10 रुपए की खरीदारी की, सेलर बेच पाया था 5 रुपए का, बायर ने खरीद लिया है 10 रुपए का, लो टू हाई। इसका मतलब है कि सेलर ने पहले बेचा है और तब बायर ने खरीदा नहीं, बायर बाद में खरीद के गया, सेलर से डबल खरीद के गया। इसका मतलब है कि बायर के पास सेलर से 2 गुना लगभग पैसा था, अच्छा खासा अमाउंट था बाइंग के लिए। वो चाहता तो 100 रुपीज़ पे भी खरीदारी कर सकता था ओपन प्राइस पर, जहाँ पर कैंडल का ओपन हुआ।
ये ओपन, ये क्लोज, ये हाई, ये लो, बुलन ए, OHLC, ठीक है। अगर ये खरीद सकता था तो इसने नहीं खरीदा, तो क्यों नहीं खरीदा होगा? इसने सेलर को मौका दिया बेचने का, क्यों? इसे सस्ता भाव मिल गया। अगर ये खरीदता तो 100 पे खरीद पाता, और भाव को कहाँ तक ले जा पाता? 110 तक। 10 रुपये की खरीदारी करता तो डिमांड 10 पॉइंट की जनरेट हो जाती, मान लेते हैं, हालांकि होती नहीं, क्योंकि पैसा ज़्यादा लगता। 95 रुपये की अगर आप चीज़ खरीद रहे हैं तो क्वांटिटी ज़्यादा खरीद लेंगे। 100 रुपये की वही चीज़ खरीद रहे हैं तो क्वांटिटी कम हो जाएगी ना, तो डिमांड भी कम हो जाएगी। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मोटा मोटी समझने के लिए ले रहे हैं कि 100 पे अगर खरीदता और इतनी ही डिमांड जनरेट करता, इसका मतलब क्या है? प्राइस 110 तक जाता। टोटल सेलिंग कितने की है सेलर ने, बताइए? सेलर ने सेलिंग की है 5 रुपये की ये, और 1 रुपये की ये हाई टू क्लोज, इतनी सेलर ने सेलिंग भी की है। इसका मतलब है कि 6 रुपये की सेलिंग भी है और 10 रुपये की खरीदारी। तो ये कैंडल कैसा दिखता पता है? तब ये कैंडल आपको इस तरह से दिखता कि ये कैंडल इस तरह से गया है और फिर ये विक है, इसमें अपर विक बड़ा होता। इसका मतलब है कि बाद जब क्लोजिंग टाइम आया तब कैंडल जो है गिर के बंद हुआ, भाव जो है गिर के बंद हुआ। यहाँ पर हम लोग वरीयता किसको देते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज किसको देते हैं? करंट मोमेंटम को और क्लोजिंग को। किसी भी कैंडल में सबसे महत्वपूर्ण क्या मानते हैं? क्लोजिंग। इसको अगर इस कैंडल को देखें, देखिए 10 रुपये की खरीदारी इसमें भी है, इस 100 पे ओपन है, 110 पे गया, क्लोजिंग 104। नेट बाइंग आपसे कोई पूछे 4 रुपीज़, पॉजिटिव यहाँ भी। नेट बाइंग बॉडी साइज 4 रुपीज़, ये भी पॉजिटिव है। डिफरेंस कोई नहीं है, पैसा उतना ही लगा है। लेकिन यहाँ पर हम बायर को पूरी तरह से वरीयता नहीं दे सकते थे। खरीदारी ज़रूर हुई, लेकिन जब क्लोजिंग हुई तो कैंडल गिर के क्लोज किया। मतलब क्लोजिंग के टाइम पर सेलर ने सेल किया है, और क्लोजिंग के टाइम पर जो सबसे ज़्यादा एक्टिव हो उसको हम लोग सबसे ज़्यादा वरीयता देते हैं, उसको सबसे आगे रखते हैं। वही करंट मोमेंटम भी। अब तब तक लॉन्ग नहीं कर सकते जब तक ये हाई ब्रेक ना हो जाए, मतलब आए हुए सेलर्स को बायर काट ना दें। यहाँ भी वही है, हम लोग तभी लॉन्ग करेंगे जब इस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाए, तभी लॉन्ग करेंगे, बात वही है। लेकिन यहाँ पर बायर को हम लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंसीडर कर रहे हैं, क्यों? पूरी बाइंग का लगभग 60% सेलर ने काट दिया यहाँ पर। यहाँ पर वो नहीं हुआ है। यहाँ पर अगर आप गौर करें, चलिए ठीक है, रफ ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पहले सेलर ने बेचा था और बायर ने सेलर को काटा है। जब यही कैंडल इस तरह का दिखता है तब यहाँ पे पहले बायर ने खरीदा है और सेलर ने बायर को काटा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बायर को खरीदने का भाव 100 मिला है और सेलर को बेचने का 110। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे बायर को खरीदने का भाव 95 मिला है और सेलर ने बेचा था 100 पे, मतलब सेलिंग को काट कर बाइंग लाई गई। ये स्ट्रांग होने का साइन है। कैंडल एक जैसे हैं, कैंडल दोनों ग्रीन है, कैंडल दोनों में बाइंग है, और सिर्फ तरीका बदल गया है, खरीदारी का सिर्फ तरीका बदल गया है, तो कैंडल के फॉर्मेशन बदल गए हैं। जितना ये भाव चला है उतना वो चला है। 10 रुपये की खरीदारी इसमें है, 10 की उसमें है, 6 रुपये की बिकवाली उसमें है, 6 रुपये की इसमें, 4 रुपये की नेट बाइंग बचती है, वो वहाँ बच रही है, वो यहाँ बच रही है। दोनों कैंडल्स लगभग लगभग बराबर है। अगर आप सिर्फ टेक्निकल्स देखेंगे, जब आप साइकोलॉजी देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्लोजिंग जो हुई है वो यहाँ हुई है हाई से बहुत दूर। जितना हाई से दूर क्लोजिंग होगी उतना कोई प्राइस वीक होता है, जितना लो से दूर क्लोजिंग होगी उतना वो प्राइस स्ट्रांग होता है। लगभग लगभग, इसको पूरी लगभग लगभग की बात इसलिए कर रहा हूँ कि प्रीवियस ट्रेंड को हमको साथ में रखना होता है, ठीक है। इसी तरह की कैंडल्स पे कल हमने आपसे बात की थी, इससे पहले के सेशन में क्या बात की थी ज़रा ध्यान कीजिए। और देखिए करंट मोमेंटम की बात करूँगा इसके बाद, ठीक है, थोड़ा समय और लूँगा और लगभग लगभग आपके कॉन्सेप्ट जितना भी बताया वो सारे क्लियर हो जाएंगे कि किस लिए इन सारी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। अभी जो मैंने दूसरा कैंडल बनाया था वो ज़रा ध्यान कीजिए माइंड में। मैंने क्या बनाया था? इस तरह का कैंडल था जिसका अपर विक बड़ा था,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये रिजेक्शन कैंडल है, रिजेक्शन कैंडल है से ये पॉजिटिव कैंडल है, कैंडल पॉजिटिव है क्योंकि नेट बाइंग दिखती है, लेकिन क्लोजिंग कैसी हुई है, सेलिंग के साथ। अगर पहले से ट्रेंड डाउन साइड हो और प्राइस कभी भी लो ब्रेक कर दे तो हम लोग शॉर्ट करेंगे इसी कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। पहली चीज, पहले से ट्रेंड अप साइड है और कैंडल का फॉर्मेशन इस तरह से हो जाए और फिर कैंडल दोबारा से लो ब्रेक करने की बजाय हाई ब्रेक कर दे, इसका मतलब क्या है कि एक कैंडल जिसमें बायर पहले से स्ट्रांग है, इसके बावजूद जो सेलर बीच में आ गए, तो सेलर ये कहीं ना कहीं हिम्मत रखते होंगे कि अब ट्रेंड में आ गए हैं सर। अब ट्रेंड में आके सेल करना आसान बात है क्या? बहुत पैसा लगता है। पहले से डिमांड जनरेट चल रही हो, पहले से खरीदारी चल रही हो और बीच में आके आप सेल करने लगे, आप सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हैं, और वो भी इतने बड़े पैसे पे कि उसका इम्पैक्ट दिख रहा है इस कैंडल में, प्राइस में, चार्ट में उसी पैसे का इम्पैक्ट दिखता है जो बड़े स्तर पे लगाया गया है। तो एक कैंडल का अपर विक का जो ये साइज दिख रहा है ना, इसको फॉर्मेशन के लिए, इतनी सेलिंग के लिए भी बहुत पैसा लगता है बाजार में। हम और आप लोगों के मिलाकर बस की बात नहीं है कितना कर ले जाए, बात समझ रहे हैं? अब देखिए पहले से ट्रेंड अप था, उसके बावजूद बीच में सेलर आ गया बेचने, तो सेलर स्ट्रांग होगा तभी क्लोजिंग टाइम पे बेच कर गया है और प्रॉफिट बुकिंग करके गया, हायर प्राइस पे बेच कर गया है। तो अभी ट्रेंड अप है तो हम लोग शॉर्ट करने से तो बचेंगे। पहली चीज़ तो ये, कैंडल का फॉर्मेशन ज़रूर ऐसा हुआ है, पॉजिटिव थोड़ी सी बाइंग भी है, तो शॉर्ट करने से बचेंगे। अगर यही कैंडल पूरी तरह से हैमर हो जाता कि बॉडी साइज रह ही नहीं जाता, जहाँ ओपन है उसी के आसपास क्लोज, तो ये प्योर इन्वर्टेड हैमर है, प्योर इन्वर्टेड हैमर है। इसके बावजूद ये प्योर इन्वर्टेड हैमर है, फिर भी हम लोग शॉर्ट करने से बचेंगे। और कैंडल क्या, हम लोग इंतजार करेंगे इतने स्ट्रॉन्ग सेलर को काटने अगर कोई बायर बीच में आ जाए। जितना स्ट्रॉन्ग ये सेलर है, इतने स्ट्रॉन्ग सेलर को काटने अगर कोई बायर बीच में आ जाए तो कैसे पता लगेगा बताइए? लास्ट सेलिंग प्राइस के ऊपर निकल जाए प्राइस, इतना कोई खरीदारी कर दे कि जिस प्राइस पर सेलर ने बेचा है उसका लास्ट सेलिंग प्राइस क्या होगा, पर्टिकुलर कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई। तो जैसे ही प्राइस इसके ऊपर निकले फिर हम खरीदारी करेंगे, क्योंकि ये बायर स्ट्रांग नहीं है, इसने सिर्फ खरीदारी नहीं की है, इसने सेलर को काट कर खरीदारी की है। वो भी इतना रिस्की सेलर सर, बीच में आके सेल करके जा रहा है। गट्स होंगे उसके पास, हो सकता है पैसा रखा हो, तो स्ट्रांग सेलर को कोई काट के निकल जाए तो उस पर हम लोग बिलीव करते हैं। अब इस पैटर्न को हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में आइडेंटिफाई किया था, इसी पैटर्न को जिसको मैंने अभी आपको बताया, इसी पैटर्न को आइडेंटिफाई किया था। कैसे? मैंने आपको एक फॉर्मेशन बताया होगा कैंडल का करके चार्ट पे ही, क्या कि इस तरह से एक कैंडल बना है और नेक्स्ट कैंडल जाके इस तरह से इसके हाई ब्रेक कर रहा है। प्रीवियस चार्ट में, प्रीवियस क्लास में बताया था, जैसे ही हाई ब्रेक होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग करेंगे। आज उसका मैंने आपको थ्योरी बताया। अच्छा, किसी भी सेटअप में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि करंट में फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं। इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए। आप कुछ भी सीखिए, इन्वर्टेड हैमर, हैमर, इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल, जो हो जाए, एक ग्रेव स्टोन डोजी, डोजी, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार, जो आपको कैंडल देखने को मिल जाए, मारो बोझो मिले, जो XYZ कुछ भी कैंडल हो, कोई भी उसका नाम हो, आपको पता हो या ना हो, हम लोग उसी सिर्फ कैंडल स्टिक को ट्रेड करते हैं, उसी फॉर्मेशन को करंट मोमेंटम में ट्रेड करते हैं जिसका फॉर्मेशन प्रीवियस डे, उसके प्रीवियस डे, उसके प्रीवियस डे हो गया हो। कब? जब हम ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, दिन का खरीद बेच रहे हो या BTST कर रहे हो, उन्हीं कैंडल्स को सबसे ज़्यादा वरीयता देते हैं। मतलब मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि अगर किसी ने कल एक इंगल्फिंग कैंडल बनाया है, ध्यान से सुनिए इस चीज़ को, इसके बिना आपकी पूरी ट्रेडिंग अधूरी रह जाएगी। ये पूरा सार है आपकी ट्रेडिंग का जो बता रहा हूँ। इस पे जिसने फोकस किया ना, वो सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है। देखिए, जैसे अभी का मोमेंटम अप है, अप मोमेंटम का मतलब है कि बायर बाइंग कर रहे हैं, और जो बायर बाइंग कर रहे हैं उसमें मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बायर हैं जिन्होंने कल खरीदा, उसके एक दिन पहले खरीदा, और उसके मतलब पिछले 3 दिन में जिन्होंने खरीदारी की है, वो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं। क्यों? जिसने एक हफ्ते पहले खरीदारी की, आज वो बाजार में है भी,
यहाँ सस्टेन भी कर रहा है, रुक भी रहा है, मेरे लिए पता नहीं। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा, जिसने कल खरीदारी की वो आज होने की पॉसिबिलिटी है, जिसने इससे एक सेशन पहले खरीदारी की उसके होने की पॉसिबिलिटी है, और एक पॉसिबिलिटी है कि एक उससे पहले भी सेशन में जिसने खरीदारी की उसके होने की पॉसिबिलिटी। मतलब पिछले 3 सेशन के खरीदार और बिकवाल इस बाजार में कहीं ना कहीं एक्टिव रहते हैं, उन्हीं की वजह से आज के बाजार का मोमेंटम होता है। ठीक है, बात समझ आ रही? अब समझिए, अगर पिछले 3 सेशन में एक बायर हमने आइडेंटिफाई किया कि कल के सेशन में खरीदारी हुई, अब खरीदारी कैसे हुई? कल किसी सेशन में खरीदारी हुई, तो खरीदारी कैसे हुई वो कैंडल में दिखेगा कि कैंडल में हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था कि एक इन्वर्टेड हैमर का जैसे ही हाई ब्रेक होता था तो एक मोमेंटम मिलता था। ध्यान है सभी को? तो मैंने आपको बता के भी गया था कि पर्टिकुलर कल क्लास हुआ नहीं था, इसके पहले सेशन में कह कर गया था कि क्या कि इन्वर्टेड हैमर का जो बना हुआ था फॉर्मेशन था वाली टाइम फ्रेम पे, जैसे ही उसके हाई निकलेंगे एक मोमेंटम, वो गैप अप किया, प्राइस ऊपर गया, एक सडन मोमेंटम, बहुत बड़ा मोमेंटम। बात समझ आ रही? अब देखिए, प्राइस रिपीट इटसेल्फ, लेकिन प्राइस खुद को दोहराता है। कहाँ से दोहराता है? करंटली मोमेंटम से दोहराता है। कल जो हुआ है वही रिपीट करेगा, उसके एक सेशन के पहले जो हुआ है वो रिपीट होगा, उसके एक सेशन के पहले हुआ है वो, मतलब पिछले 3 सेशन में जैसे प्राइस चला है उसी का दोहराव होने की संभावना है। बात समझ में आ रही है? तो जो भी अगर कल के सेशन में इंगल्फिंग बना है तो आज फिर इंगल्फिंग कर सकता है। कल के सेशन में इन्वर्टेड हैमर के हाई ब्रेक हुए हैं, आज फिर हो सकते हैं। कल के सेशन में एक इस तरह के कैंडल में आया है, यहाँ पे बना लो पर एक हैमर, हाई ब्रेक हुए तो ट्रेंड आया था, आज फिर हो सकता है। ये सारी चीज़ें रिलेट कीजिए। कल के सेशन में जो हुआ, कल के मार्केट को घोट कर पी जाइए। इस पिछले 3 सेशंस का एक एक प्राइजेक्शन आपको याद रहना चाहिए कि कहाँ से कैसे प्रॉफिट बुकिंग आई थी, किस कैंडल से आई थी, लो ब्रेक होने पे गिरा था, हाई ब्रेक होने पे चला था, वो कौन सा कैंडल था, किस टाइप का कैंडल था। बस इतना कर लीजिए और अगले सेशन में उसको ट्रेड कीजिए। जैसे अब चलते हैं प्राइस पे, चार्ट पे चलें। देखिए, ये आवरली टाइम फ्रेम है, 2 मिनट का टाइम फ्रेम है। देखिए, अभी हम लोग क्या समझ के आए हैं कि एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल, उसके हाई ब्रेक लॉन्ग, एसएल इसी का लो। आइए 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही बने रहिएगा, कहीं और जाने की ज़रूरत है नहीं। यहीं से आपको इतने लॉन्ग मिलेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। एक इन्वर्टेड हैमर, बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करते हैं। एक इन्वर्टेड हैमर यहाँ दिखता है, इसके हाई ब्रेक नहीं हुए, इसके क्या लो ब्रेक हुए, लो ब्रेक हुए, हाई का एसएल, प्राइस नीचे। अभी हम लोग इस पर बात करके आए, लेकिन ये है कैसा, अप ट्रेंड मार्केट है। तो अप ट्रेंड मार्केट में इनिशियल ट्रेडर्स ने, हम लोगों ने क्या प्लान किया है कि शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा तो भी इग्नोर कर देंगे। स्किल ट्रेडर है वो तो करेगा, वो तो छोड़ेगा नहीं, उसको पता है कि ये एसएल इतना छोटा हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, दे दूंगा, इसके एवज में प्रॉफिट ज़्यादा मिल सकता है, वो तो दे देगा, वो अगला ट्रेड फिर करेगा जैसे ही लॉन्ग होगा। यहाँ से एग्जिट मिलते ही दोबारा एंट्री मिलती है, आपका एसएल ट्रिगर और एंट्री फिर एसएल ही है, एक ही ट्रेड में 2 ट्रेड्स छुपी हुई हैं। ठीक है, अब ये प्राइस आया है, आने के बाद यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर, इसका हाई ये ब्रेक, एसएल ये इतना छोटा एसएल है, ले जाइए टारगेट। ये इन्वर्टेड हैमर, हाई ब्रेक, ले जाइए टारगेट। 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 जितनी बार आप बताएंगे उतनी बार दिखाऊंगा, इन्वर्टेड हैमर, हाई ब्रेक, ले जाइए टारगेट। सिर्फ एक प्राइस एक्शन, सिर्फ एक पैटर्न। क्यों? अभी हमने देखा कि एक कैंडल जिसमें सेलर रिजेक्ट करे बायर को और ट्रेंड अपसाइड है, यहाँ पे क्या हमको फेवर कर रहा है, ये हर बार हाई ब्रेक क्यों हो रहे हैं? ये हर बार हाई ब्रेक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पहले से ट्रेंड हमारे साथ है, पहले से मोमेंटम अप साइड है, प्राइस पहले से ऊपर की तरफ दौड़ रहा है, तो सेलर के रिजेक्शन की संभावना ज़्यादा है तो हाई ब्रेक होगा। जब जब हाई ब्रेक होगा वो स्ट्रॉन्ग बायर है, उसी कैंडल के लो के नीचे ऐसा रखिए, लॉन्ग कर दीजिए। बात समझ आ रही है? तो सर मतलब अप ट्रेंड में फिर शूटिंग स्टार का कोई खास रेलेवेंस नहीं है। अगर शॉर्ट करना है तो हम ऊपर जाते हुए अगर प्रीवियस ट्रेंड पॉजिटिव है तो हम बाइंग ढूंढेंगे। हाँ, बाइंग ढूंढेंगे अभी के लिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा रहेगा, ये आपके शुरुआती समय के लिए है। जब आप ट्रेंड को पहचानने लगेंगे, जब आप ये समझ जाएंगे कि अभी देखिए, अभी आपके लिए ट्रेंड है, प्राइस है, सब कुछ है, एक ट्रेडर के लिए चीज़ें धीरे धीरे महीन होती जाती हैं और जितना नॉलेज है वो स्किल में कन्वर्ट होता जाता है।
ये जो नॉलेज है ये आपको बाय ऑन डिप यही स्ट्रेटजी है, बाय ऑन डिप। हाँ, बाई ऑन डिप यही है, लेकिन जब तक हैमर का हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक लॉन्ग नहीं करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जी है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अभी क्या है कि अभी मैं कह रहा हूँ कि इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद यहाँ पे ये कैंडल बना है, अब इसको शॉर्ट मत कीजिए। क्यों कह रहा हूँ कि आप उतना रिस्क रख नहीं पाएंगे, अभी आपका उस इसके लिए उतना नहीं, लेकिन जब आपको साल डेढ़ 2 साल ये बाज़ार में यही करते हुए हो जाएगा, तब आपको पता है क्या कि एक बार प्राइस अगर ऊपर की तरफ गया है और यहाँ पे कहीं ये एक कैंडल बन गया डोजी, इसका मतलब है कि अब इस पूरे मोमेंटम में जिन्होंने लॉन्ग किया है वो सभी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। कैसे क्लियर होगा? हाई ना ब्रेक हो, लो ब्रेक कर दे, तो हम लोग इतना छोटा रिस्क लेके शॉर्ट कर सकते हैं, ट्रेंड भले अप हो, रिस्क ले जाते हैं। सर डाउन ट्रेंड में अगर शूटिंग स्टार है तो फिर उसका लो ब्रेक होता है तो हम सेल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सेल कर सकते हैं। अगर डाउन ट्रेंड में है तो इसको इग्नोर करेंगे। ये जो बन रहा है कि रिजेक्शन हाई ब्रेक, पहली बात तो करेगा नहीं, जल्दी करता है तो भी जल्दी से जल्दी इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये दोनों ही पैटर्न, ये हो या इस तरह हैमर बनने के बाद इसका ये डाउन ब्रेक हो जाए, लो ब्रेक हो जाए, ये रिलेवेंट नहीं होंगे अगर प्राइस एक जोन में है। मतलब यहाँ पे हम लोग इसको क्यों ट्रेड कर पा रहे हैं, गौर कीजिए, यहाँ पर इसको हम लोग ट्रेड कर पा रहे हैं, इसको क्यों ट्रेड कर पा रहे हैं इसको, क्योंकि पहले से प्राइस डाउन साइड आया है, अब जा रहा है। पहले प्राइस चल के गया है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर जा रहा है। अब यही पैटर्न एक जोन में बनने लगे कि प्राइस इस तरह से एक जोन में ट्रेड कर रहा है, अब यहाँ पे एक पैटर्न बनने के बाद हाई ब्रेक कर दे, तो मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं है, मेरे लिए जब तक ये जोन नहीं निकलेगा तब तक मैं लॉन्ग नहीं करूँगा। मतलब जोन में प्राइस अगर बनता है तो उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, ट्रेंड पहले से होना चाहिए, उसके बाद अपोजिट ट्रेंड होना चाहिए। जैसे अगर ये फॉर्मेशन हो रहा है तो या तो प्राइस पहले से अब ट्रेंड में हो, फिर यहाँ से एक बनाए थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर ये बनाए निकल जाए, ठीक है। पहले से गिर रहा हो, अचानक से एक कैंडल बने हाई ब्रेक हो जाए, ये ठीक बात है। अब ये प्राइस पहले से अगर कंसोलिडेशन में है और फिर बन रहा है तो वेट कीजिए, ये कोई ट्रेडेबल सेटअप नहीं है फिर। क्यों? ये ट्रेंड के रिजम्पशन के लिए है, ट्रेंड रिवर्सल के लिए है, ट्रेंड रिजम्पशन के लिए है। रिवर्सल का मतलब है कि गिरावट के बाद, एक गिरावट के बाद दूसरी तरफ प्राइस का जाना, एक अपसाइड मूवमेंट के बाद नीचे दूसरी तरफ प्राइस का आना। रिजम्पशन का मतलब है एक तरफ चलने के बाद, थोड़ा रुकने के बाद फिर प्राइस चला जाए, एक तरफ चलने के बाद कंसोलिडेट फिर चला जाए, यहाँ पे ये काम करेगा। रिजम्पशन और रिवर्सल के लिए है। पहले से प्राइस बहुत देर से रुका है, आपके पास कोई ट्रेंड नहीं समझ आ रहा है, इग्नोर करना है, फिर नहीं ट्रेड करना है। क्यों? ये पावरफुल सेटअप है, ये इंस्टेंट बायर या सेलर को डिनोट कर रहा है, और बायर सेलर तब आएगा जब उसके अपोजिट या उसके साथ बायर या सेलर होंगे, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सेटअप है। और देखिए प्राइस रिपीट इटसेल्फ, ये सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम पे नहीं, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे देखिए, यहाँ पे ये बना है, ये मार्क करके बैठिए, कभी भी प्राइस आके इसको टच करे 44,800, छोटे टाइम फ्रेम पे 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे 100-150 पॉइंट तो कहीं नहीं गया, कहीं नहीं गया। ये मिनिमम मोमेंटम बता रहा हूँ। अगर ब्रेकडाउन करना भी होगा, क्यों, ये एक स्ट्रॉन्ग सेलर को काट कर बायर ऊपर लेके गया है, तो सबसे बड़ा सपोर्ट भी तो यही है और अभी अनटेस्टेड है, तो इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसके बाद ये सपोर्ट जोन जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 44,500 बड़े टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, ये ब्रेकआउट इसी तरह होते हैं। छोटे टाइम फ्रेम के मैक्सिमम ब्रेकआउट हम लोगों ने पहले से देखते हैं, इसी तरह होते हैं कि ब्रेकआउट पे जाके एक कैंडल इन्वर्टेड हैमर बनाएगा, फिर हाई ब्रेक करेगा, वो सबसे बेहतर प्राइस होता है लॉन्ग करने का, उससे बेहतर कोई प्राइस लॉन्ग करने के लिए नहीं होता। अब देखिए ये सबसे बड़ा सपोर्ट है, क्यों, इन्वर्टेड हैमर, इसके हाई ब्रेक हुए, देखिए कैंडल गैप अप किया, इसी के हाई को रिटेस्ट करके गया है ऊपर, जितना मोमेंटम आया यहीं से आया है, अभी ये हाई बना है। अब ये देखिए कैंडल का अपर विक बड़ा है, कभी भी इसके हाई ब्रेक हो जाए, लॉन्ग करना है, स्विंग लो ऐसा रखिएगा, बहुत अच्छे टारगेट मिलेंगे। ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें, ठीक है, इनको ध्यान रखिए। और ये रिलेवेंट क्यों हो रहा है? करंट प्राइस एक्शन से, जो प्राइस एक्शन है, जैसा भाव दिख रहा है उसी को ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। यही कल हुआ था, यही आज हुआ है। कल के सेशन में अगर ये नहीं हुआ तो कुछ और होगा, तो उसको हम लोग याद कर लेंगे, माइंड में बस जाना चाहिए कि कल के सेशन में क्या हुआ, अगले सेशन के लिए वो चीज़ हम लोग तैयार रखेंगे, ठीक है। पिछले 3 सेशन के प्राइस एक्शन याद रहने चाहिए, ओरली याद रहने चाहिए कि किस किस कैंडल से बाइंग सेलिंग आती है, सब याद रहना चाहिए, ठीक है। सर अगर हम 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं तो प्रीवियस ट्रेंड मतलब कितना, आधे घंटे का, 1 घंटे का, उसको प्रीवियस ट्रेंड मान सकते हैं अगर हम 2 मिनट के टाइम हाँ, फ्रेम एक घंटे के टाइम फ्रेम को आप प्रीवियस ट्रेंड मानेंगे, ठीक है।
और अगर आप बहुत शार्पली ट्रेड करते हैं, बहुत शार्पली, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम को भी आप प्रीवियस ट्रेंड मानेंगे। शार्पली ट्रेड, लेकिन वो बहुत मुश्किल होता है, ध्यान रखिए। आपको ट्रेड लेना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा, फिर एंट्री करनी पड़ेगी, और फिर आपको इफेक्ट नहीं करने चाहिए आपके लॉसेस, और एंट्री कभी नहीं छूटनी चाहिए। जितनी बार अपॉर्चुनिटी मिले करनी ही है, छोड़नी नहीं। जब इस पे आ जाइए तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी आप उसको मान सकते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए, जितना बताया लगभग क्लियर होगा। क्लियर है?